अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हमें पढ़ना है मृदा के प्रमुख प्रकार, जिसमें ICAR का वर्गीकरण और उनका वितरण तथा मृदा का अवनमन और संरक्षण। तो हमारा प्रश्न इससे बनता है, भारतीय कृषि अनुसंधान के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार भारत के मृदा के प्रकार एवं वितरण की सचित्र व्याख्या करें। तो यहाँ पे ICAR इसके अनुसार भारत के मिट्टी का वर्गीकरण करने को कहा गया है और यहाँ पे लिखा है इसकी सचित्र व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे दिखाना भी है मैप में कि कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसे देखते हैं। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसकी प्रकृति एवं उर्वरता किसी क्षेत्र विशेष की शस्य उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन को निर्धारित करती है। तो मिट्टी क्या है? एक बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है और ये मृदा ही है जो कि किसी क्षेत्र की कृषि और उत्पादकता को निर्धारित करती है। किस प्रकार से वहाँ कृषि उत्पादन होगा, अगर मिट्टी सही है तो उत्पादन भी सही होगा। इन्हीं कारणों से इन्हें जैविक कारखाना के नाम से जाना जाता है। तो मृदा जो है इसे क्या कहा जाता है? जैविक कारखाना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख एवं 27 गौण उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसका वर्णन निम्न है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो पहले जो हमें लिखना है, पहले थोड़ा सा मिट्टी के बारे में बताना है। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसकी प्रकृति एवं उर्वरता किसी क्षेत्र विशेष की शस्य उत्पादकता और कृषि उत्पादन को निर्धारित करती है। इन्हीं कारणों से इसे जैविक कारखाना के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख एवं 27 गौण उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसका वर्णन निम्न है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ये इन 8 प्रकारों को देखेंगे। पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या है? इस मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसके अंतर्गत उत्तरी विशाल मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय नदी घाटी क्षेत्र, सागर तटीय डेल्टाई क्षेत्र इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार तो ये पूरे देश में लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और जिसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो उत्तरी विशाल मैदान क्षेत्र, जहाँ पे गंगा का और सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र आता है, फिर प्रायद्वीपीय नदी घाटी क्षेत्र, सागर तटीय डेल्टाई क्षेत्र और इन सभी को शामिल किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः हिमालय एवं प्रायद्वीपीय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। तो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? तो नदियाँ जो है वो अपने साथ अवसाद लाती है और इन्हीं अवसादों के जमाव के कारण ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों के अवसादों से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद आगे है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड जैव पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें किसकी अधिकता होती है? एक पोटास, दूसरा फास्फोरिक एसिड जैसे जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। हालांकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस जैसे पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो देखिए, भारत की कोई भी मिट्टी हो जिसमें आपको ह्यूमस तथा नाइट्रोजन कम ही दिखाई देगा। तो भारत की कोई भी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस ये आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस जैसे पदार्थ की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी को खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी उप विभागों में विभाजित किया जाता है। ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक है। तो जलोढ़ मिट्टी में आपको क्या क्या लिखना है इसकी विशेषताओं में देखिए। तो जलोढ़ मिट्टी, पहले तो इसका विस्तार लिख देंगे कितने क्षेत्र में है और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसके अंतर्गत उत्तरी विशाल मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय नदी घाटी क्षेत्र, सागरीय तटीय डेल्टाई क्षेत्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय और प्रायद्वीपीय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अपने अवसादों के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो पोटास की और फास्फोरिक एसिड की। उसके बाद इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे पदार्थ की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। और इस मिट्टी को खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी,
तराई क्षेत्र की मिट्टी इत्यादि उप विभागों में विभाजित किया जाता है। और ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्यों? तो क्योंकि ये इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र की मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और यहाँ पे आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी में चावल, गेहूँ, सब्जियाँ इत्यादि उगाए जाते हैं। फिर आगे क्या है? तो आगे है काली मिट्टी। काली मिट्टी तो यह देश की दूसरी प्रमुख मृदा समूह है, जिसका विस्तार देश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि जलोढ़ मिट्टी है जो ये सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद काली मिट्टी जो है ये देश की दूसरी प्रमुख मृदा समूह है, जिसका विस्तार देश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये 5 लाख और वो 14.25। इनका निर्माण मुख्यतः दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। इसमें समूचा महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात, पश्चिमी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए काली मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भारत में? तो देखिए ये पूरे महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात के दक्षिण हिस्से में, फिर पश्चिम आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में और राजस्थान के दक्षिण पूर्व साइड में। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है और इनमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता, जहाँ भी आपको काली मिट्टी दिखेगी वहाँ पे बेसाल्ट चट्टान आपको मिलेंगे ही, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण ही जो है ये बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से भी होता है। लावा के अपक्षय से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो रंग गहरा काला से हल्का काला होता है तथा सामान्यतः इसमें लौह तत्व चूना, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इत्यादि तत्व की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसका रंग हो गया गहरा काला से हल्का काला होता है। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लौह तत्व, फिर चूना, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ अर्थात ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो मैंने अभी बताया कि भारत की कोई भी मिट्टी हो उसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलेंगी ही। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थ अर्थात ह्यूमस की कमी मिलती है। इस मिट्टी में जल धारण की तीव्र क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार युक्त व कठोर हो जाती है, जिस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा दरदरी होती है, जिसके कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जिस कारण से जब ये भीगती है तो ठोस और चिपचिपी लगती है और जब सूख जाती है तो दरार युक्त और कठोर हो जाती है। इसी कारण इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो स्वतः जोताई वाली मिट्टी। और इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो कपास, मूंगफली, गन्ना, अरहर जैसी फलीदार फसल एवं नींबू वंशीय फलों का बेहतर उत्पादन किया जाता है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है और इसके साथ ही साथ मूंगफली, गन्ना और अरहर जैसी फलीदार फसल। और यहाँ पे आप चना भी लिख सकते हैं। चना की भी खेती काली मिट्टी में की जाती है एवं नींबू वंशीय फलों का उत्पादन यहाँ पे बेहतर तरीके से होता है। तो काली मिट्टी का विस्तार कितना हो गया, कितने क्षेत्र में? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्से में, दक्षिण गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश के पश्चिम, तेलंगाना के भी पश्चिम में, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण मुख्यतः दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। ये लाइन भी आपको याद रखना है। उसके बाद इस मिट्टी का रंग आपको बता देना है कि ये गहरा काला से लेकर के हल्का काला तक होता है। और इसमें पाए जाते हैं कौन कौन से तत्व? तो लौह तत्व चूना, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद इसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो सारी मिट्टी में आपको ये लिखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता तीव्र होती है, क्योंकि ये मिट्टी जो है अत्यंत ही दरदरी होती है
और ये मिट्टी भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरार युक्त और कठोर हो जाती है, जिस कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं ये भी आपको यहाँ पे बता देना है, जैसे कि कपास, मूंगफली, गन्ना, अरहर इत्यादि। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस इमेज में ये वाला जो हिस्सा है ये और डॉट डॉट करके आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया पूरा का पूरा जल और मिट्टी वाला क्षेत्र। ये पूरा इधर तटीय क्षेत्र में भी आपको जल और मिट्टी देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। ये पश्चिम बंगाल का पूरा नीचे वाला क्षेत्र है और ये पूरा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। फिर पूर्वोत्तर भारत में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है और थोड़े बहुत मात्रा में प्रायद्वीपीय पठार के अंदर भी, क्योंकि इधर से भी नदियाँ जो है अपने अवसादों को लाती है और जमा करती है। तो ये हो गया जल और मिट्टी। उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तरी कर्नाटक, फिर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश का भी दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग और उसके बाद गुजरात का यहाँ पे दक्षिणी भाग, ये वाला क्षेत्र। तो अब अगला है लाल मिट्टी। तो भारत की तीसरी प्रमुख मृदा समूह के रूप में इसका विस्तार लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस मृदा का निर्माण उष्ण तथा आर्द्र एवं उष्ण प्रदेशों में प्राचीन रवेदार चट्टानों के अपक्षय से हुई है। इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सामान्यतः इस मिट्टी में चूना, कार्बोनेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों की कमी पाई जाती है। इस कारण इसकी उपजाऊपन कम होती है। सिंचाई एवं उर्वरकों के आधार पर मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती इस मिट्टी के क्षेत्रों में की जाती है। इस मिट्टी का विस्तार काली मिट्टी के क्षेत्र के चारों तरफ के प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है ये 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और इससे पहले हमने देखा था जलोढ़ मिट्टी, इसका विस्तार कितना था, तो ये 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमने देखा काली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार कितने क्षेत्र में था, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और उसके बाद इसका 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और इसका निर्माण कैसे हुआ इस मिट्टी का, तो उष्ण एवं आर्द्र तथा उष्ण प्रदेशों में प्राचीन रवेदार चट्टानों, तो जो भी गर्म और आर्द्र अर्थात नमी वाला क्षेत्र है और गर्म प्रदेश उसमें जहाँ भी प्राचीन रवेदार अर्थात परतदार चट्टान पाए जाते हैं, तो उसी की मदद से इन चट्टानों का इस प्रकार की लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसका जो लाल रंग किसके कारण है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, फेरिक ऑक्साइड। और इस मिट्टी में किस किस तत्वों की कमी पाई जाती है, तो चूना, कार्बोनेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ये आपको अगर इतना याद नहीं है तो फिर भी आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, या फिर ह्यूमस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन तीनों की कमी पाई जाती है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसी कमी के कारण इसका जो उपजाऊपन है ये कम हो जाता है। और सिंचाई एवं उर्वरकों के आधार पर मोटे अनाजों की खेती इन क्षेत्रों में की जाती है। झारखंड का जो क्षेत्र है ये भी लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है और झारखंड में लाल मिट्टी 90% क्षेत्र में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी के विस्तारित क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती की जाती है। और इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो काली मिट्टी के चारों तरफ के प्रायद्वीपीय भाग में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाला हो गया काली मिट्टी का क्षेत्र, उसके बाद इसके चारों तरफ ये हो गया लाल मिट्टी वाला क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लाल मिट्टी का क्षेत्र हो गया पूरा का पूरा। यहाँ भी पूर्वोत्तर भारत में भी यहाँ पे आपको लाल मिट्टी देखने को मिली, इधर लाल मिट्टी का क्षेत्र। अब आगे है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी मानसून सदृश
मौसमी वर्षा वाले जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेंगी। शुष्क एवं अर्ध शुष्क, यहाँ पे आर्द्र हो जाएगा। शुष्क एवं आर्द्र ऋतुओं के प्रत्यावर्तन से सिलिका युक्त पदार्थों के निक्षालन से निर्मित होती हैं। तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में सिलिका पाई जाती है तो इन्हीं पदार्थों के निक्षालन से इन मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, मान लीजिए ये मिट्टी है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, हमेशा ही इस प्रकार से बारिश होती रहती है, तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी के कण ये धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जो पथरीले कण हैं ये बाहर निकल आएंगे और मिट्टी अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार की जहाँ पे मिट्टी का निर्माण होगा इसी को लेटराइट मिट्टी कहेंगे। आपने देखा भी होगा कि एक जगह पानी गिराने से वहाँ की जो मिट्टी है वो अंदर चली जाती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पत्थर निकल आते हैं, छोटे छोटे कण पत्थर की, तो इसी को लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे वही लिखा है कि ये मिट्टी मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं और शुष्क एवं आर्द्र ऋतुओं के प्रत्यावर्तन से सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन से निर्मित होती है। इस मिट्टी के लाल रंग होने की प्रमुख वजह इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति है। तो देखिए लेटराइट मिट्टी जो इसका रंग होता है लाल, और ये लाल क्यों होता है, तो इसमें जो तत्व उपस्थित होता है, और ये कौन सा तत्व है, तो लौह ऑक्साइड। तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इसका विस्तार देश के लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। तो अभी हमने देखा लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है ये हमने देखा 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद अभी जो लेटराइट मिट्टी है इसका विस्तार कितना देख रहे हैं हम, तो ये 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। ये मिट्टी भीगने पर मुलायम तथा सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है, अर्थात बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं तो उस प्रकार की हो जाती है सूखने के बाद, और जब गीला होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। इसमें लौह तत्व पोटास, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना इत्यादि की कमी पाई जाती है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर आपको ये चूना याद नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो लौह तत्व, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड उपस्थित होता है इसी के कारण इसका रंग जो है ये लाल होता है। तो यहाँ पे आप लौह तत्व, फिर पोटास, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना इत्यादि की कमी पाई जाती है, जिस कारण इसकी उर्वरता काफ़ी कम होती है। और इसका विस्तार पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, पाट क्षेत्र, सतपुड़ा, विंध्य पहाड़ी की ऊपरी शिखर पर तथा छिटपुट रूप से प्रायद्वीप के अन्य भागों में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है इसी क्षेत्र में होती है। फिर पूर्वी घाट और राजमहल की पहाड़ी, पाट क्षेत्र, सतपुड़ा, विंध्य की ऊपरी शिखर तथा छिटपुट रूप से प्रायद्वीप के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी आपको ये मिट्टी देखने को मिलेंगी, पूर्वोत्तर भारत में। फिर आगे क्या है, पर्वतीय एवं वन मिट्टी। पर्वतीय एवं वन मिट्टी, जैसा कि इसके नाम ही से पता चल रहा है, पर्वतीय और वन मिट्टी। तो जहाँ पे पर्वत और वनों का विस्तार है वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो इस प्रकार की मिट्टी हिमालय क्षेत्र की घाटियों व ढलानों पर पाई जाती है। तो हिमालय पर्वत क्षेत्र है तो यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और इसके ढलानों पर भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी छिछली एवं अपरिपक्व होती है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात काफ़ी अधिक होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि पर्वतीय वन में, पर्वतीय मिट्टी में आपको जो मिट्टी होगी ये अम्लीय मिलेगी, और जो मिट्टी अम्लीय होगी उसमें चाय की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, चाय की खेती। तो अम्लीय प्रकार की मिट्टी में चाय की खेती ठीक होती है। और आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, तो उसमें चूना डाला जाता है। ये मिट्टी भी कम उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आता है। तो भारत के जितने भी मिट्टी हैं, जलोढ़ मिट्टी को छोड़कर बाकी सारी मिट्टी जो है ये आपको कम उपजाऊ मिट्टी ही की श्रेणी में दिखेंगे। फिर आगे, जिसमें चाय, कहवा, आलू,
चावल, मसाले, जौ, मक्का इत्यादि का उत्पादन सीढ़ीनुमा खेतों में किया जाता है। तो ये पर्वतीय मिट्टी है, जिसके कारण ये ढलान क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत बना करके इसमें खेती की जाती है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि के 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पाया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, पर्वतीय और वन मिट्टी। तो इस प्रकार का जो मिट्टी है ये पर्वत के वन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। तो इस मिट्टी का जो विस्तार है ये हिमालय क्षेत्र की घाटी और ढलानों पर पाई जाती है और ढलान होने के कारण यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और ये मिट्टी छिछली एवं अपरिपक्व होती है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और अम्लीय होने के कारण इसमें चाय, कहवा, आलू, मसाले और चावल की खेती की जाती है। और इस मिट्टी की जो प्रकृति है ये अम्लीय होती है, जिसके कारण भी ये कम उपजाऊ होती है। और इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि के 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो जहाँ भी आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलेगा, उन क्षेत्रों में पर्वतीय वन मिट्टी देखने को मिलेंगी। अब अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। तो 5 प्रकार हमने देख लिए। अब ये जो है ये छठा है, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरु का अर्थ क्या होता है? मरु का अर्थ होता है मरा हुआ, और स्थल का अर्थ स्थल, तो मरे हुए स्थल पर मिट्टी, अर्थात जहाँ पे बारिश नहीं होती है उस क्षेत्र की मिट्टी, या फिर यहाँ पे बालू वाला क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी का विकास शुष्क व अर्ध शुष्क वाले जलवायु क्षेत्रों में होता है। तो जो क्षेत्र सूखा होता है या फिर आधा सूखा हुआ होता है, तो उस क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है, जिसमें जैव पदार्थ तथा नाइट्रोजन की भारी कमी पाई जाती है। तो इसमें भी ह्यूमस, जैव पदार्थ अर्थात ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तथा यह मिट्टी रेतीली से बजरी युक्त होती है। बजरी युक्त अर्थात छोटे छोटे कंकर युक्त। और इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, दक्षिण पश्चिम पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए, यह इस मिट्टी का विकास कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे शुष्क, सूखा या फिर अर्ध शुष्क वाला जलवायु क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है भारत में? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल वाला क्षेत्र, फिर कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, कच्छ का रण वाला क्षेत्र, फिर दक्षिण पश्चिम पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र में भी जैव पदार्थ तथा नाइट्रोजन की भारी कमी पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टी में। और ये मिट्टी रेतीली होती है और साथ ही साथ बजरी युक्त भी होती है। बजरी मतलब मैंने बता दिया कि छोटे छोटे कंकर पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। और कृषि के दृष्टिकोण से यह मिट्टी उर्वर नहीं मानी जाती है। कृत्रिम संसाधनों के प्रयोग से यहाँ कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की मिट्टी जो है ये उर्वर युक्त नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि सही प्रकार से नहीं हो पाती है। लेकिन कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करके यहाँ पे कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे खेती की जा रही है। उसके बाद अगला है लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान में यत्र तत्र पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ तहाँ पाए जाते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी, जिसे ऊसर, कलहर, रेह इत्यादि स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसमें केशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि वाइट कुछ होते हैं जो ऊपर केशिका क्रिया के द्वारा आ जाते हैं मिट्टी के सतह पे, कुछ लवण टाइप के, कुछ नमक टाइप की। तो इसे ही लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कहाँ हो गया? तो उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान में, और जिसे ऊसर, कलहर या रेह इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और केशिका क्रिया के द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। उसके बाद आगे है, इस प्रकार की मिट्टी में चूना, जिप्सम के प्रयोग एवं लवण रोधी फसलों की खेती कर अन्न उपजाऊपन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जो क्षारीय मृदा होती है उसका क्षारीयपन कैसे दूर किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग करके। और जो मृदा अम्लीय होती है उसका अम्लीयपन दूर कैसे किया जाता है? तो चूना का प्रयोग करके। तो इस प्रकार की मिट्टी में चूना और जिप्सम के प्रयोग एवं लवण रोधी फसलों की खेती कर
अनउपजाऊपन को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद इसमें खेती की जाती है। उसके बाद 8वां जो प्रकार है ये है पीटमय एवं दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी देखा ही होगा आपने, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ वाला मिट्टी, कीचड़ युक्त मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो इस प्रकार की मिट्टी भारत के जल प्लावन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो जल प्लावन क्षेत्र अर्थात जहाँ पे जल का जो जमाव है ये आपको देखने को ही मिलेगा हमेशा ही। तो उन क्षेत्रों में ये दलदली और पीटमय मिट्टी देखने को मिलती है, जहाँ वर्षा ऋतु के दौरान जल का निकास बेहतर न होने के कारण इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे वर्षा तो होती है और लेकिन जल का जो निकास है ये हो नहीं पाता है, अर्थात जल बाहर नहीं हो पाता, एक ही जगह पे रह जाता है। तो वो जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा दलदली हो जाती है। तो इसके कारण इस मिट्टी की उपयोगिता खत्म हो जाती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी का विस्तार ओडिशा में, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार के मध्यवर्ती भाग में और तराई क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र एवं छिटपुट रूप से भारत के अन्य क्षेत्रों में अन्य अवतलित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दलदली मिट्टी या फिर पीटमय मिट्टी कहाँ आपको देखने को मिलेगी? तो भारत के जो जल प्लावन क्षेत्र है जहाँ पे जल का जमाव रहता ही है, तो उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान इन क्षेत्रों में जल का निकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस मिट्टी की उपयोगिता जो ये खत्म हो जाती है, अर्थात उपयोग करने योग्य नहीं होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। और अम्लीय मिट्टी का अम्लीयता कैसे दूर किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग करके। और इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो ओडिशा में, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार के मध्यवर्ती भाग में, फिर तराई क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र और छिटपुट रूप से भारत के अन्य इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ICAR इसके अनुसार हमने जो भारत के 8 प्रकार की मिट्टी का विभाजन किया गया था उसे देखा। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद 5वां मरुस्थलीय, छठा लवणीय और क्षारीय मिट्टी। उसके बाद अगला है पर्वतीय और वन मिट्टी, पर्वतीय एवं वन मिट्टी, और फिर लास्ट पीटमय और दलदली, या सिर्फ आप दलदली भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ICAR के अनुसार 8 प्रकार के मिट्टी, वो भी भारत के। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लिख देना है क्वेश्चन का आंसर में कि मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और थोड़ा बहुत मिट्टी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण। तो आपको लिख देना है कि इसके अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है और 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है उप प्रकार में। तो जिसमें पहला जलोढ़ देख लिया, फिर काली देख लिया, फिर लाल, फिर उसके बाद लेटराइट, फिर पर्वतीय एवं वन मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद लवणीय और क्षारीय मिट्टी तथा लास्ट दलदली मिट्टी। और इनके बारे में एक एक करके सबकी विशेषताएं लिख देनी है कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। उसके बाद इसमें किस प्रकार के पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है तथा किसकी कमी पाई जाती है। उसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, मतलब जहाँ पे जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उन राज्यों के नाम भी आपको लिख देने हैं। और उसके बाद कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। तो हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी देख लिया था। अब हम देखें लेटराइट मिट्टी। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्र में ये हो गया लेटराइट मिट्टी। फिर मैंने बोला था कि आपको पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जो यहाँ पे मेघालय में ही होती है, मेघालय के मासिनराम में। तो यहाँ भी आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का,
ये वाला क्षेत्र यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी है। और यहाँ पे गुजरात के कच्छ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मरुस्थलीय मिट्टी। फिर पर्वतीय या फिर वन प्रकार की मिट्टी, तो ये आपको हिमालय वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में। तो ये हो गया पर्वतीय वन, पर्वतीय मिट्टी। फिर दलदली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, तो जिन क्षेत्रों में जल जमाव हमेशा होता ही है, जल का जमाव, तो उन क्षेत्र में आपको दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है।